हेलो एवरीवन। हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में व्हाट इज़ टॉट, और उसके साथ साथ हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, एक से ज़्यादा लोगों की दी हुई डेफिनेशंस, और उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टॉट एंड क्राइम। तो इससे एक तो हम बेसिक भी समझ पाएंगे कि टॉट होता क्या है, और दूसरा जो लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं एलएलबी के, तो वैसे भी आप समझ पाएंगे। तो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले व्हाट इज़ टॉट। तो देखिए, टॉट जो है, ये इसका एक्चुअल ओरिजिन जो हुआ था, ये हुआ था एक लैटिन वर्ड टॉटम से। तो लैटिन वर्ड जब मैं बोलता हूँ तो लैटिन ये ग्रीक की भाषा होती थी, तो ग्रीक की भाषा को कहा जाता था लैटिन। तो ये लैटिन भाषा का बना हुआ शब्द है, टॉटम वर्ड से आया है, जिसका एटमोलॉजिकल सेंस अगर आप देखो तो एटमोलॉजिकल क्या होता है, इसे इसका दूसरा प्रोनाउंसिएशन है इटीमोलॉजिकल, या इसको ज़्यादातर बोला जाता है एटमोलॉजिकल। यानी इसका वर्ड की हिस्ट्री, हिस्टोरिकली अगर वर्ड को स्टडी जब करते हैं तो उसका मतलब क्या निकलता है, ट्विस्टिंग आउट या फिर ट्विस्टेड। तो ऐसी कोई चीज़ जो ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड मतलब मोड़ी हुई, तोड़ मरोड़ मरोड़ के, सीधी सीधी नहीं है। जो मतलब लॉ के साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो सीधे होते हैं, लॉ के साथ चलने वाले जो लोग होते हैं वो सीधे होते हैं, और ऐसे आड़े तिरछे ट्विस्टेड तरीके के लोग होते हैं अनलॉफुल। तो वही है कि अगर कोई चीज़ ट्विस्टेड है, कोई चीज़ अनलॉफुल है, तो दैट इज़ टॉट। ऐसा यहाँ सीधा सीधा उसका मतलब है। और ये आया किस वर्ड से है, लैटिन वर्ड टॉटम से, लैटिन टर्म टॉटम से आया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्टिंग आउट, या फिर ऐसा कंडक्ट विच इज़ ट्विस्टेड। कंडक्ट यानी कि एक्शन, ऐसा काम जो कि ट्विस्टेड है, सीधा नहीं है, लॉ वाला, लॉ की तरह कानून के दायरे में रहते हुए सीधा सीधा कोई काम नहीं है, आड़ा तिरछा काम है, ट्विस्टेड काम है, तो वो दैट इज़ टॉट। तो ये टॉट की हम बोल सकते हैं कि ये टॉट का एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज़ टॉट। और अगर हम आगे देखेंगे तो अदर देन दैट यहाँ पे ये बताया गया है कि टॉट इट कंसिस्ट ऑफ दोज रॉन्ग्स, इट कंसिस्ट ऑफ दोज रॉन्ग्स और अनलॉफुल एक्ट्स विच वायलेट लीगल राइट्स। तो ये लोगों के लीगल राइट्स को वायलेट करता है, ऐसे एक्ट्स है इसमें, ऐसे एक्ट्स इसमें होते हैं। और इसके अलावा देखेंगे कि लॉ में ये प्रोवाइड रेमेडी करता है लॉ इसके लिए, कौन सी, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है, देखिए डैमेजेस के दो तीन मतलब होते हैं। एक आपको जो सीधा सीधा पता है वो है डैमेज। डैमेज अलग होता है, डैमेज में जिसमें आपका कुछ हार्म हो या लॉस हो, लेकिन ये जो है ये डैमेज नहीं है, दिस इज डैमेजेस। डैमेजेस, ये अब आपको लगेगा डैमेज का प्लूरल डैमेजेस होता है, ऐसा नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कंपनसेशन। देखिए मैं ये डिजिटली लिख रहा हूँ तो शायद इतना राइटिंग बेहतर नहीं आ रही है, लेकिन कोशिश कीजिए आप समझने की कि डैमेजेस का मतलब यहाँ पे होता है कंपनसेशन। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब, अनलिक्विडेटेड मतलब जो पहले से डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। तो जैसे कई बार कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपने अगर ये चीज़ नहीं की तो आपको ये इतना आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा कंपनी को। फॉर एग्जांपल कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, अगर आप जॉब बीच में छोड़ के चले गए तो आपको जो डैमेजेस है, फॉर एग्जांपल 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने कुछ बुरा किया, कुछ ऐसे कंडक्ट किया जो ट्विस्टेड है, तो उसका पहले से डिसाइडेड नहीं होता कि इतना कंपनसेशन होगा। तो पहले से डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड नहीं है, तो दैट इज़ अनलिक्विडेटेड। तो अगर कोई एक्ट होता है, अनलॉफुल एक्ट होता है जो लीगल राइट, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है लीगल राइट, जो आपके लीगल राइट्स को वायलेट करता है, तो उसके लिए लॉ ने क्या प्रोवाइड करके रखी, रेमेडी यानी उपाय ये प्रोवाइड करके रखा है कि आपको मिलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी जो प्री डिसाइडेड नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगी, ऐसे डैमेजेस आपको मिलेंगे। तो ये हुआ इसका सेकेंड पार्ट समझने के लिए। उसी के उसके बाद अगर अगला पार्ट देखें हम तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू रिस्पेक्ट द लीगल राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, यहाँ सभी की ड्यूटी होती है, लीगल राइट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लीगल राइट, कि दूसरों के लीगल राइट्स को रिस्पेक्ट करना ये सबकी ड्यूटी होती है, हर इंसान की ड्यूटी होती है। अगर हम उसको वॉयलेट करते हैं किसी के लीगल राइट्स को, तो भाई ऐसा है कि लॉ ने उसके लिए रेमेडी दे के रखी है, किस किस रूप में, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के रूप में। तो ये ड्यूटी है सभी की कि सभी के दूसरों के लीगल राइट्स को हम रिस्पेक्ट करें।
तो इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें बताया गया है किसके बारे में, टॉर्ट के बारे में, तो वो ये है कि इफ़ अ पर्सन वायलेट्स हिज लीगल ड्यूटी, इफ अ person violates his legal duty, he does wrongful act, and by his act an injury is caused to the legal right of a person. उसके ऐसे एक्ट से दूसरे को इंजरी होती है, आहत होते हैं दूसरे लोग, लेकिन किस तरीके से, ये इंजरी फिजिकल इंजरी नहीं बोल रहा है, लीगल राइट की इंजरी होती है। तो किससे, अगर कोई पर्सन वॉयलेट करता है किसी खुद की लीगल ड्यूटी, अगर उसकी जो ड्यूटी है उसको वो वॉयलेट करता है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो किसी दूसरे के लीगल राइट को वॉयलेट कर रहा है। जैसे बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं कि आप, आपकी लीगल ड्यूटी क्या है कि भाई आप अपने घर के सामने कुछ कुछ ऐसे आग ना जलाए जिसमें से ऐसे जहरीला धुआं निकले, तो उसमें से क्या होगा, आपने प्लास्टिक वगैरह जला दिया, तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस है ये। हम आगे पढ़ेंगे न्यूसेंस वगैरह क्या होता है। तो आपने आग जला लिया, हुआ क्या है कि आपने आपकी लीगल ड्यूटी नहीं की, आपने लीगल ड्यूटी नहीं की, लेकिन दूसरे का जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ, उसकी वजह से दूसरे को तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अग्रीव्ड पर्सन जो है, अग्रीव्ड पर्सन है ना, जिसको ग्रीवेंस है, जिसको तकलीफ है, अग्रीव्ड पर्सन आपके अगेंस्ट फाइल कर सकता है एक सूट, सूट यानी केस, डैमेजेस के लिए। डैमेजेस मतलब कौन से डैमेजेस, कंपनसेशन के लिए, तो उसमें उसको कंपनसेशन मिल सकता है। ये उदाहरण मैंने बताया, आग लगाने वाला, ऐसे जो धुआं जलाने वाला, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। ट्रेसपास, किसी के घर पे चले गए, तो किसी के घर पे घुस जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या होता है कि भाई आप किसी का लीगल राइट वॉयलेट कर रहे हो, बिना बुलाए आप ऐसे घुस जा रहे हो, किसी के घर पे जाना ट्रेसपास, तो उस आपके अगेंस्ट वो फाइल कर सकता है सूट जिसमें उसको डैमेजेस मिलेंगे। तो ये है ओवरऑल जो हमने देखा कि टॉट वर्ड आया है टॉटम से, और उसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं लॉ की तरफ से, और ये हर पर्सन की ड्यूटी होती है कि वो रिस्पेक्ट करे दूसरे के लीगल राइट्स। अगर वो पर्सन वॉयलेट कर रहा है अपनी लीगल ड्यूटी, तो वो किसी और की लीगल राइट को वॉयलेट कर रहा है, और उसके बदले वो जो पर्सन है जिसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, वो डैमेजेस के लिए यानी कंपनसेशन के लिए फाइल कर सकता है सूट। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे इसमें कि ये हुआ इसमें टॉट के बारे में। आगे थोड़ा कोशिश करते हैं और देखने की कुछ चीज़ें। तो यहाँ देखिए सबसे मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे, एक तो भाई ट्विस्टेड, अगर ये दिख नहीं रहा है तो कोशिश करो थोड़ा समझने की। हाँ, ये देखिए ट्विस्टेड, मेन इसमें कीवर्ड क्या है याद रखने के लिए, टॉट के बारे में जब भी कोई बात होती है तो ट्विस्टेड। दूसरा क्या है कीवर्ड यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट वो है लीगल राइट्स। देखो आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखने होते हैं जिसकी वजह से आप चीज़ों को अच्छी तरह समझ पाएंगे या एक्सप्लेन कर पाएंगे या लंबे समय तक याद रख पाएंगे या एग्जाम में लिख पाएंगे। तो देखिए ट्विस्टेड एक कीवर्ड है इसमें टॉट के बारे में। दूसरा लीगल राइट, तीसरा है रेमेडी। हमने देखा कि रेमेडी मिलती है कोर्ट में अगर आपके साथ कुछ आपके लीगल राइट को वॉयलेट हुआ है। और रेमेडी किस तरीके की होती है, अनलिक्विडेड डैमेजेस की। तो जब भी टॉट की बात होती है तो तीन चार चीज़ें, तीन चार वर्ड्स आपको याद रखने हैं। एक हो गया उसमें से आपका ट्विस्टेड, दूसरा है आपका लीगल राइट, और तीसरा है रेमेडी, और चौथा है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो इसमें आप टॉट को अच्छी तरह से याद रख सकते हैं चार कीवर्ड्स की मदद से। तो आगे बढ़ के देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि भाई डेफिनेशन। अब डेफिनेशन ऐसा है कि अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। अब उसको याद रखने का तरीका भी कैसा मैं बताऊंगा आपको, कोशिश करूंगा कुछ टेक्निक्स बताने की जिससे आप रिटेन कर सको लंबे समय तक माइंड में। नहीं तो होता क्या है कि आपका माइंड ट्विस्ट हो जाता है कि कौन सा डेफिनेशन किसने दिया है। तो देखिए ऐसा है कि एक सालमन ने दिया है डेफिनेशन। सालमन का डेफिनेशन ऐसा है, कीवर्ड देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा है आपके लिए, कोशिश किया है कि इजी से इजी तरीके से आपको समझे। तो ये देखिए सालमन ने जो डेफिनेशन दी है वो है सिविल रॉन्ग। वो बोलता है सालमन की, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इन कॉमन लॉ। देखिए कॉमन लॉ मतलब क्या है ना, इंग्लिश लॉ जो होता है, जो इंग्लैंड से आया है, उसे कहते हैं कॉमन लॉ। जो पहले हुआ करता था 18th सेंचुरी वगैरह में या उसके भी पहले, तो उसे कहा जाता है कॉमन लॉ। तो ये जो कॉमन लॉ है उसमें टॉट की क्या रेमेडी थी, तो एक एक्शन, एक्शन मतलब फाइल जो आप करते हो, फाइल मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप जो सूट फाइल करते हो, केस फाइल कर सकते हो, वो केस को कहा जाता है एक्शन। हमको एक ही वर्ड नॉर्मली यूज हम करते हैं, वो है एक्शन की जगह केस, केस कर दूंगा। तो एक्चुअली वर्ड्स ऐसे होते हैं, सूट, एक्शन, है ना, ये सारे वर्ड्स भी होते हैं। तो इसके लिए रेमेडी क्या है, किसके लिए, टॉट के लिए। एक ऐसा सिविल रॉन्ग है ये, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज, उसके लिए उपाय क्या है कि भाई आप, उसका उपाय है कि आप एक्शन, आप उसका उपाय है कि आप एक्शन ले सको, यानी कि कोर्ट में केस डाल सको। किस चीज़ के लिए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए आप एक्शन डाल सको, ऐसा उसका रेमेडी है। किसका, तो भाई एक सिविल रॉन्ग का, यानी कि एक टॉट का। टॉट अगर होता है तो टॉट क्या है, बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी क्या है, आप एक्शन ले सकते हो कोर्ट में फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस।
अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब होता है जो प्री डिसाइडेड नहीं है, ऐसे डैमेजेस कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपके साथ जो हानि हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके लिए आपको क्या डैमेजेस यानी कि क्या कंपनसेशन दिया जाए। ध्यान रखिए ये डैमेजेस मतलब डैमेज का प्लूरल नहीं है, डैमेज जो आपको पता है हार्म या लॉस। ये डैमेजेस यहाँ पे लॉ में, सिविल लॉ में डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन, अलग वर्ड का अलग मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद एंड विच इज़ नॉट, देखिए सालमंडी कह रहा है कि सालमंड कह रहा है सबसे पहले तो कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग, जिसके लिए रेमेडी क्या है, एक रेमेडी है एक्शन, एक्शन यानी केस फॉर किस चीज़ के लिए, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। दूसरा उसमें अगली बात सालमंड ने कही है कि इट इज़ नॉट ब्रीच। अब देखिए ब्रीच याद रखिए तो आपको बाकी सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएगी कि इट इज़ नॉट, टॉट इज़ नॉट व्हाट, टॉट इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच की ही बात चल रही है सारी, ना ही वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही वो ब्रीच ऑफ अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब कोई बंधन आप पर, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में आपके बंधन आ जाता है कि आपको ये करना है, 6 महीने के अंदर नहीं किए तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे ही अलग अलग कुछ ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, तो वो ऑब्लिगेशंस या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है टॉट, ऐसा सालमंड ने कहा है। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल है आखिरी में याद रखने वाली कि एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ही याद रखो तीन चीज़ों का, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कॉमन है, दूसरा ट्रस्ट, ट्रस्ट का ब्रीच भी नहीं कर सकते, और दूसरा इट इज़ नॉट अ ब्रीच ऑफ मेरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, और कोई दूसरा इक्विटेबल ऐसे समान ऑब्लिगेशंस का भी ये ब्रीच नहीं है। यानी ये ब्रीच नहीं है, यही बताना था उसको इतने पार्ट में कि ब्रीच नहीं है किन चीज़ों का, एक तो भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दूसरा ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, तीसरा ये ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस नहीं है। मैं ये हटा देता हूँ, शायद आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा। तो ध्यान में क्या रखना है, सेकंड पार्ट में सालमंड ने क्या है कि ये ब्रीच नहीं है, किन चीज़ों का ब्रीच नहीं है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं है, ट्रस्ट का ब्रीच नहीं है, और दूसरे कोई भी इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस का ये ब्रीच नहीं है। ये किसने कहा है, सालमंड ने। तो देखिए ये तो बात ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ जाता है। अब बात आती है कि जब अगले हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, यहाँ तक समझ गया हमको, लेकिन बाद में अगले डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो हमको ध्यान में नहीं रहेगा। जैसे ये फर्स्ट पार्ट भी समझ गया था, सालमन का हमने मेन कीवर्ड ध्यान में रखे सिविल रॉन्ग, सालमन की बात आई तो हम सिविल रॉन्ग ध्यान में रखेंगे, और ये दूसरा वाला कीवर्ड ध्यान में रखेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इन कॉमन लॉ, कॉमन लॉ में उसकी रेमेडी है एक एक्शन फॉर व्हाट, फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, एंड विच इज़ नॉट, आखिरी पार्ट में वही बताया, विच इज़ नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, इन सब का ब्रीच नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है ये, और जिसकी रेमेडी क्या है कॉमन लॉ में, एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब देखिए सालमन के बाद फिर विनफील्ड है, फ्रेजर है, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है। प्रॉब्लम ये होती है, ये डेफिनेशन तो आपने याद कर ली है, अब लेकिन आपको अगर ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, आपको सारी डेफिनेशन पता नहीं, कोई एक डेफिनेशन से बात नहीं चलेगी। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा ऐसे भी बात कर रहे हैं कि आपको प्रेजेंट करना है, कहीं आपको याद भी रखना है ऐसी चीज़ें, तो भाई हम याद कैसे रखेंगे। कई बार क्या होता है ना, देखिए समझना एक बात होती है, लेकिन उसको याद रखना, मेमोराइज करना जो है वो अलग बात है। तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है। अब उसमें से मैं आपको एक एसोसिएशन टेक्निक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सालमन आपने सुना होगा, सालमन एक फिश आती है, सालमन नहीं सालमन। तो सालमन जब भी आता है आप वैसे याद रख सकते हैं, कैसे, फिश, जैसे मैंने आपको बताया सालमन फिश से। तो देखिए सालमन को याद रखेंगे आप सालमन फिश से, और सालमन फिश में आप देखेंगे कि सॉरी जस्ट अ सेकेंड, सालमन फिश को आप याद रखेंगे सालमन, हाँ सालमन के डेफिनेशन को याद रखेंगे सालमन फिश से। फिश से आपको याद आएगा फिश कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, पानी में, पानी की बात मैंने आपको बता दिया। तो सालमन से आपको ये सालमन फिश तो याद रहेगी, और पानी में रहती है मछली, तो पानी होता है लिक्विड, तो वैसे आप कुछ लिंक करके अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भाई इसमें आने वाला है, ये हमको बताना है। एक तो सिविल रॉन्ग आप याद कर लिए भाई, सिविल रॉन्ग एक होता है, सालमन को हमने याद रखे सालमन फिश से, और उसमें देखिए हमने कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात है। तो मेन इस तरीके से आपको ये लिंक करके याद रख सकते हो। देखिए यूज़फुल जब पड़ेगा, जब मैं आपको सेकंड डेफिनेशन बताऊंगा तब। अभी आपको लग रहा होगा क्यों ही ज़बरदस्ती मैं बता रहा हूँ फिश और वाटर और ये लिक्विड और अनलिक्विडेड डैमेजेस। तो देखिए लिक्विड फिश रहती है, पानी, पानी इज लिक्विड, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस से आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन, उसमें शायद समझेगा आपको कि मैंने क्यों आपको ये बताया है। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन है फ्रेजर की। तो फ्रेजर का क्या कहना है कि इट इज़ एन इन्फ्रिजमेंट, मेन कीवर्ड इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे मैं तो बहुत शार्प हूँ, मैं तो याद रख सकता हूँ इन्फ्रिजमेंट, ठीक है अच्छी बात है। बस एक एक्स्ट्रा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ बस, कई बार क्योंकि होता है ऐसा कि 2-3 डेफिनेशन में फिर याद नहीं आता है फिर एक्चुअली किसने कौन सी डेफिनेशन दी थी। तो ये फ्राजर के लिए आपको याद रखना है इन्फ्रिजमेंट और कंपनसेशन। तो फ्रेजर क्या कहता है कि टॉट इज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिजमेंट मतलब आप किसी का वायलेशन करते हो,
ट्रेसपास करते हो किसी के राइट में, उसमें आप उसके कुछ छेड़छाड़ करते हो, तो दैट इज़ इन्फ्रिजमेंट। तो या वॉयलेशन करते हो उसका, उसका उसको 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 भंग करते हो किसी के राइट को, तो वो चीज़ होती है इन्फ्रिजमेंट। तो टॉर्ट इज़ एन इन्फ्रिजमेंट, ये फ्रेजर ने कहा है, इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट का आपने इन्फ्रिजमेंट किया है, तो दैट इज टॉर्ट। और इट गिव्स व्हाट, गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का इन्फ्रिजमेंट हुआ है, तो उसमें उसको राइट मिल जाता है किस चीज़ का, उस इंडिविजुअल को कंपनसेशन का उसको राइट मिल जाता है। तो मेन यहाँ दो कीवर्ड कौन से हैं, इन्फ्रिजमेंट और कंपनसेशन। यहाँ मेन कीवर्ड कौन से है, इन्फ्रिजमेंट एंड कंपनसेशन। तो अब मैंने क्या बोला था आपको कि कभी भी आप अगर याद रखने में आपको दिक्कत जा रही है तो कुछ एसोसिएशन टेक्निक से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए इन्फ्रिजमेंट ये कीवर्ड है, कंपनसेशन ये कीवर्ड है। फ्रेजर ने क्या कहा कि टॉर्ट इज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिजमेंट ऑफ व्हाट, राइट, किसके राइट, ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन। जिससे कि देखो इन्फ्रिजमेंट हुआ है आपके राइट का, तो आपको राइट मिल जाता है कंपनसेशन का। कंपनसेशन मैंने आपको बताया डैमेजेस, डैमेजेस कंपनसेशन ये सिनोनिमस है सिविल लॉ के नज़रिए में। तो जिससे आपको राइट मिल जाता है कंपनसेशन का, कैसे कि एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी, यानी जो इंजर्ड पार्टी है, इंजरी जिसको हुई है, जिसका राइट वायलेट हुआ है, उसको सूट यानी कि कोर्ट में वो केस डालेगा, और वो केस डालने से उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये वही बोल रहा है कि टॉर्ट इज समथिंग विच इज़ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड इट गिविंग अ राइट ऑफ, यानी टॉर्ट देता है राइट, हक देता है आपको कंपनसेशन का। कब, जब आप सूट डालते हो, कौन, लेकिन इंजर्ड पार्टी। कोई भी डाल देगा उसके बदले, ऐसा नहीं चलेगा। जो इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड मतलब इंजुरी नहीं है, चोट लगती है, बॉल पैर पे लगता है, वो इंजुरी नहीं, लीगल राइट की इंजुरी, लीगल राइट इंजोर जो होता है वो। तो वो फ्रेजर ने कहा है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, अब तो भैया हमने अभी सालमन का देखे, उसके इसमें इन्फ्रिंजमेंट है कि इसके इसमें है। तो अब देखिए एसोसिएशन टेक्निक आपको काम में आएगी। ये देखिए, अब फ्रेजर से आपको क्या ध्यान में आता है, मिलता जुलता वर्ड फ्रिज, फ्रीज़र, ऐसा कुछ। तो फ्रिज ध्यान में रख लीजिए। तो फ्रिज ध्यान में रखेंगे तो आपको ध्यान में आ सकता है। दूसरा, फ्रिज में क्या होता है पीछे, आपने देखा होगा, मेन पार्ट उसका होता है कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर से आप याद रख सकते हैं फ्रिज, कंप्रेसर। फ्रीज़र की बात हुई, फ्रीजर, उसमें फ्रिज ध्यान में रखो। देखिए एसोसिएट करना सीखो, माइंड में आप एसोसिएशन लाओगे। चीज़ें समझना एक बात है, वो समझ तो सबको जाता है, लेकिन क्या होता है कई बार बहुत सारी चीज़ याद रखनी होती है, तो उसके लिए एसोसिएशन टेक्निक काम में आती है ना। अब बीच में बहुत अफवाह चली थी, अफवाह मतलब बात तो सही थी, अरे तू रट मत यार, ऐसे रट मत, समझ के ले। तो वो चक्कर में हमने समझना तो सीख लिए, लेकिन वो चीज़ों को याद रखने के लिए रटना एक जैसे टेक्निक है, वो हम टेक्निक भूल गए। और रटने के अलावा दूसरी टेक्निक ये होती है जो मैं बता रहा हूँ आपको, एसोसिएशन टेक्निक। तो इसको एसोसिएट करो किसी चीज़ से मिलते जुलते, तो ताकि फिर आपके माइंड में वो चीज़ ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक रिटेन हो पाएगी। तो ये है फ्रिज, फ्रीज़र से याद आया हमको, फ्राजर नाम मिलता जुलता फ्रीज़र से था। फ्रिज इन्फ्रिजमेंट याद रख सकते हो आप। दूसरा है कंप्रेसर, होता है फ्रिज में कंपनसेशन। तो याद आ जाएगा कि ये बिल्कुल ही फ्रेजर ने बात की है, क्योंकि हमको तो ये याद रहेगा कि इन्फ्रिजमेंट की कहीं ना कहीं बात हुई की है किसी ने, किसने की है ध्यान में नहीं रहता। इन्फ्रिंजमेंट की बात और कंपनसेशन की वो बात की है फ्रेजर ने। तो फ्रेजर ने क्या बोला है कि टॉर्ट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट ऑफ अ प्राइवेट इंडिविजुअल गिविंग अ राइट ऑफ कंपनसेशन एट द सूट ऑफ इंजर्ड पार्टी। तो ये डेफिनेशन होगी फ्राजर की। हम आगे बढ़े और देखें कि अगली डेफिनेशन क्या है। तो अगली डेफिनेशन दी है डॉक्टर विनफील्ड ने। अब देखिए, इसको भी याद रखने के लिए आपके लिए मैंने कोशिश की है कुछ टेक्निक्स बनाने की, उसमें से एसोसिएशन टेक्निक में मैंने कुछ निकाला है आपके लिए। तो देखिए, विनफील्ड, विंड से याद आता है, फील्ड है, मैदान में विंड चल रही है। तो विंड कहाँ चलती है, विंड चलती है ज़्यादातर ब्रिज पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ हल्की सी कहानी एसोसिएट कर लेनी है, विंडफील्ड, विंड चलती है ब्रिज पे। आप बोलेंगे विंड तो और भी कहीं चलती है, ठीक है ना, याद रख लो ना, विंडफील्ड अभी ब्रिज वाली, क्योंकि इसमें आगे बीच वाली, ये बीच अलग है, हाँ, बीच ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है उसकी, बीच। अब वो बीच बेसिकली हम याद क्यों रख रहे हैं, यहाँ ब्रीच ऑफ ड्यूटी की बात है, ठीक है। ये एसोसिएशन, आप बोलेंगे यहाँ बीच है या ब्रीच है, इतना घुमा फिरा के कौन याद रखेगा, लेकिन यकीन कीजिए आप, ऐसी चीज़ एसोसिएशन टेक्निक की आप लगा के देखो, खुद ही ध्यान में रहेगा आपको कि यार ऐसे ऐसे मुझे चीज़ें याद रह रही है। नहीं याद रही तो कोई बात नहीं, ये पार्ट छोड़ दो, बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। तो अब देखिए विनफील्ड क्या कहता है। विनफील्ड ने खास बात कही है ब्रीच ऑफ ड्यूटी की। अब उसके पहले उसने बोल दिया कि हाँ टॉर्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना, तो टॉर्शियस लाइबिलिटी आती है। विनफील्ड कहता है कि टॉर्शियस लाइबिलिटी आती है फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी। अब वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कौन सी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो ऐसी है फिक्स्ड बाय लॉ, ऐसी कोई ड्यूटी
अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में आपको पहले से आप फिक्स करते हो आपस में दो लोग मिलके, लेकिन ये जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, यहाँ जो आपकी ड्यूटी है ये लॉ फिक्स करती है। टॉर्ट में आपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये ड्यूटी लॉ ने फिक्स की है कि ये चीज़ें गलत है, ऐसा अगर हो जाता है तो आपने आपकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की है और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, टॉर्शियस लायबिलिटी आप पे आती है। तो विनफील्ड ने वही कहा कि टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी, टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी, टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। ऐसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, बीच से याद रखिए, बीच पर वकील चले गया था, एसोसिएशन टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, वकील चले गया था बीच पे, और वो बीच पे वकील वही घूमने जा सकते, वो भी इंसान है, तो वही वही वकील की बात है, लॉ की बात है, ब्रीच की बात है, ब्रीच बिच बिच। तो ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है क्या, टॉर्ट मतलब टॉर्शियस लाइबिलिटी आती है ब्रीच ऑफ ड्यूटी से, जो कि फिक्स्ड बाय लॉ होती है, लॉ उसे फिक्स करती है, ठीक है। सो अब ये जो ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी होती किसकी तरफ है, गवर्नमेंट की तरफ ड्यूटी होती है, नहीं, ये ड्यूटी होती है टूवर्ड्स पर्सन्स जनरली। कौन से पर्सन्स, जनरली, जनरल लोगों पे ये ड्यूटी होती है। एंड इट्स ब्रिच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए यहाँ पे भी एक कीवर्ड है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कैसे याद रखेंगे इसको भी, देखिए ब्रीच तो हमने याद रखा बीच से, और बीच में और क्या होता है, बीच में भी पानी होता है, लिक्विड होता है, वो लिक्विड से याद रख के अनलिक्विडेटेड याद रखो। विंडफील्ड के इसमें भी विंडफील्ड, विंड हमने याद रखा, विंड कहाँ चलती है, बीच पे, बीच याद रखेंगे तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, ठीक है। विंडफील्ड ने कहा है कि टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, दिस ड्यूटी इट्स टुवर्ड्स पर्सन जनरली एंड इट्स ब्रिच इज रिड्रेसेबल। उसके ब्रिच को, जो ब्रिच हुआ है उसके लिए रिड्रेसेबल मतलब उसको रिड्रेस कैसे किया जा सकता है, उसको रेमेडी क्या दी जा सकती है, बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन के थ्रू, जो कोर्ट में डिसाइड होंगे, प्री डिसाइडेड नहीं है, अनलिक्विडेटेड का मतलब वही होता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ के अभी देखते हैं आगे की चीज़ें इसमें। अभी आप देखेंगे क्विकली तो आपके ध्यान में आएगा कि एसोसिएशन टेक्निक से कैसे याद रहेगा। सालमन की बात किया था तो वो फिश की बात की है, फिश लिक्विड पानी में होती है, तो भैया उसने बोला है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात किया है सालमन ने सिर्फ, कि इट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इन कॉमन लॉ इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब देखिए उसमें बोला है कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ मैंने बीच का फोटो नहीं बनाया था, तो ये बीच की बात नहीं कर रहा है, यानी ब्रीच की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि इट इज़ नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। फिर देखिए ये इस तरीके से याद रह सकता है आपको। फिर उसके बाद फ्रेजर का मैंने बताया था, उसको याद रखो फ्रीजर से, फ्रिज इन्फ्रिजमेंट और कंप्रेसर कंपनसेशन। तो a tort is an infringement of right of a private individual giving a right of compensation at the suit of injured party, ठीक है। a tort is an infringement, फ्रेजर ने बताया, infringement of right of private individual giving a right of compensation at the suit of injured party। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, विंडफील्ड ने बताया, विंड से याद रखो, विंडफील्ड में विंड, ये कौन सी फील्ड, तो ब्रिज, बीच बीच पे चलती है विंड, तो ब्रिज से आपने याद रखा ब्रीच ऑफ ड्यूटी फिक्स्ड बाय लॉ, और उसमें भी है कि भाई इट इज़ रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। देखिए टॉर्ट वर्सेस क्राइम, अब इसमें अलग अलग है, अलग अलग तरीके से इसमें बताने की कोशिश की गई है। पहले तो उसके मीनिंग से कि ये एक रॉन्गफुल एक्ट है टॉर्ट, और ये एक ऑफेंस है, गुनाह है क्या, तो क्राइम, जिसके लिए पर्सन जो क्राइम करता है विल बी पनिश्ड। यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, टॉर्ट में जो रॉन्गफुल एक्ट करता है वो विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन। ठीक है, टॉर्ट में मेन होता है सिविल केस में, टॉर्ट बेसिकली सिविल हम हमेशा सुने हैं, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, तो बेसिकली टॉर्ट सिविल का पार्ट है। तो सिविल के अलग अलग पार्ट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होना, टॉर्ट एक हो गया, और अलग दो तीन चीज़ें ये सिविल में आ गई। तो लेकिन क्राइम जो हमको नॉर्मली पता है, मर्डर वगैरह सब चीज़ें होती है, उसमें पनिशमेंट मिलता है, कोई पैसे थोड़ी भर के देता है। तो वो मेन ध्यान में रखना कि टॉर्ट में पर्सन कंडक्टिंग ऑफेंस और रॉन्ग विल बी पनिश्ड, और सॉरी क्राइम में पर्सन कंडक्टिंग ऑफेंस और रॉन्ग विल बी पनिश्ड, और टॉर्ट में रॉन्गफुल एक्ट कोई करता है तो इट दैट पर्सन डूइंग इट विल बी लायबल फॉर कंपनसेशन। ये मेन उसका डिफरेंस है टॉर्ट और क्राइम का। मीनिंग के बेसिस पे हमने ये वाला पार्ट लिया पहला। दूसरा था नेचर ऑफ लॉ, लॉ कैसा है इसका, इसका है अनकोडिफाइड, इसका है कोडिफाइड। अनकोडिफाइड मतलब
एक जगह कहीं लिखा हुआ नहीं है टॉट में। क्राइम के केस में जो है वो एक जगह कोडिफाई किया हुआ है सारी चीज़ें, जैसे आईपीसी में लिखा हुआ है सब कुछ कि क्या क्या ये गुनाह होंगे तो क्या कैसे कैसे होगा। सीआरपीसी में प्रोसीजर लिखी हुई है उसकी, तो ये कोडिफाइड है। ये कोड एक जगह लिखा हुआ है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे कैसा है कि एक जगह कुछ कोडिफाइड नहीं है, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये अनकोडिफाइड है। दूसरा इसमें क्या आता है, इंडिविजुअल राइट्स, इसमें क्या पब्लिक राइट्स। तो बेसिकली क्राइम कभी भी पब्लिक के अगेंस्ट में होता है, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट में और पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट। और ये इंडिविजुअल राइट का इंफ्रिजमेंट है, तो इंडिविजुअल के अगेंस्ट टॉर्ट होता है। दूसरा है कोर्ट, ये सिविल कोर्ट में चलेगा, ये कौन सा क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा ऑफ कोर्स। तो सिविल कोर्ट देखिए, छोटे कोर्ट में हमको पता है कौन कोर्ट कौन सा होता है। एक तो देखो जेएमएफसी ये सारी चीज़ें होती है। मेन देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो ये जो है ये चलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में से एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, और ये चलता है क्रिमिनल सेशन कोर्ट में। अब नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एक ही होते हैं वैसे, लेकिन एक ही प्रीमाइसेस में होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं। लेकिन उसमें अगर सिविल चीज़ चल रही है तो वो हो जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और अगर क्रिमिनल चीज़ चल रही है तो वो हो जाती है सेशन कोर्ट की पार्ट, सेशन कोर्ट का हिस्सा हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो इसमें ऐसा है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है टॉर्ट के लॉ का, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पर्सन। और इसमें क्या होता है, क्राइम के जो लॉ होते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और प्रिवेंशन अगेंस्ट क्राइम। ये क्राइम कोई भी क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव ये होता है। रेमेडी क्या होती है इसमें, रेमेडी होती है कि डिफेंडेंट, टॉर्ट की बात कर रहा हूँ, उसको डिफेंडेंट है ना जिसके अगेंस्ट केस हुई है, जो डिफेंड करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया जज साहब, या मुझे माफ़ कर दो, जो डिफेंड कर रहा है वो डिफेंडेंट, उसमें उसको कंपनसेशन या डैमेजेस पे करने होते हैं। हालांकि यहाँ पे जो डिफेंडेंट है क्राइम के केस में, जिसने क्राइम किया है यानी क्रिमिनल जो है, उसको सेंटेंस या सज़ा सुनाई जाती है उसको, ठीक है। अब इसमें प्रूफ के बारे में कैसा है कि ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे डिपेंड है टॉट। और इसमें कैसा होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर किसी को सज़ा सुना रहे हैं तो। ऐसे ही कानून ये कहता है भारत का, नॉर्मली सभी कानून ये सोचते हैं कि भाई कई गुनहगार छूट जाए चल जाएगा, लेकिन जो मासूम है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए क्राइम। इसमें थोड़ा सा बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ चल जाती है, ठीक है। तो ये टॉट में बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चल जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, पैसे ही तो भर के देना है उसको आगे वाले को। लेकिन इसमें क्या, उसकी जान भी जा सकती है ना अगर सजाए मौत सुना रहे तो क्राइम में कन्विक्शन जब होता है तो बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होना चाहिए। यहाँ पे टॉट में प्रोबेबिलिटीज़ चल जाएगी। दूसरा क्या है कि इसमें है, ये देखिए यहाँ दिख नहीं रहा है ये पार्ट, नीचे का जो पार्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ। टॉट में बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे होता है। प्लेंटिफ यानी वो जो केस फाइल कर रहा है या क्लेम कर रहा है, जो उसी को क्लेमेंट, उसी को प्लेंटिफ बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है। प्रोसिक्यूशन यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट का वकील होता है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि क्राइम जो होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है, स्टेट कैपिटल एस वाला स्टेट उसके अगेंस्ट होता है। तो उस केस में प्रोसिक्यूशन यानी गवर्नमेंट का जो आदमी है, वो गवर्नमेंट का जो वकील है उसको प्रूफ करना होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है, उसको प्रूफ करना होता है कि हाँ इसने ही खून किया है, इसने ये क्राइम किया है। तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, हाँ है। एग्जाम्पल ऑफ टॉर्ट्स बस देख लेंगे एक बार, 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ट्रेसपास है, डिफेमेशन है, बैटरी है और न्यूसेंस है। देखिए ट्रेसपास तो आपको पता है, दूसरे के किसी के घर में कोई घुस रहा है, दैट इज़ ट्रेसपास। डिफेमेशन किसी के बारे में गलत अफवाह फैलाना, भला बुरा कहना। बैटरी का मतलब होता है, देखिए बैटरी एक प्रकार का ट्रेसपास टू पर्सन है, आगे पढ़ेंगे हम। ये ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी की बात कर रहा था मैं। नॉर्मल ट्रेसपास जब बोलते हैं तो प्रॉपर्टी की बात आ जाती है, किसी के घर में घुसना। और ये दूसरा एक ट्रेसपास होता है किसी को मारना वगैरह, पर्सन को, तो ट्रेसपास टू पर्सन बोलते हैं उसको। ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एक होती है, उसको सिर्फ अगर ट्रेसपास बोला है तो जनरली प्रॉपर्टी की बात हो रही है। अगर ट्रेसपास टू पर्सन बोला है तो वो इंसान की बात हो रही है। उस पर ट्रेसपास मतलब क्या, उसको मारना पीटना। तो उसको मारना पीटना यानी हो जाता है बैटरी, ठीक है। तो ये भी एक टॉट है। अब आप बोलेंगे मारना किसी को तो यार क्राइम में भी आता है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। बैटरी जो है वो क्राइम में भी आती है, टॉट में भी आती है, ठीक है। उसके अलावा न्यूसेंस यानी कुछ उपद्रव करना, किसी को तकलीफ देने वाली हरकत करना, कुछ जला लेना, जोर जोर से डेक बजाना, गाने बजाना, म्यूजिक सिस्टम बजाना, वो न्यूसेंस में आ गया। और भी काफ़ी चीज़ें आती है न्यूसेंस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी टॉट में। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स कुछ छोटे से क्राइम के लिए। तो एग्जाम्पल्स ऑफ क्राइम, एक है मर्डर, आपको सबको पता है। दूसरा है रॉबरी, चोरी करना। तीसरा जैसे मैंने बताया था कि बैटरी भी
आ जाता है क्राइम में, यानी किसी को मारना वगैरह। और रेप, ये सब चीज़ें कुछ एग्जांपल्स बताती है क्राइम की। तो अब हमने ओवरऑल देख लिया है, थोड़ा सा एक छोटा सा क्विज ले लेते हैं। रॉबरी क्या है बताइए, इसमें से आप टॉर्ट है या फिर क्राइम है या फिर एंटरटेनमेंट है? आप बोलेंगे कि भाई किसी के लिए एंटरटेनमेंट होगा, खैर जोक्स अपार्ट, एक्चुअली है क्या? तो यू आर राइट, रॉबरी जो है वो क्राइम है। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ के लास्ट क्विज ले लेते हैं, उसके बाद एंड कर देते हैं इसको। वो ये कि बैटरी इज, देखिए बैटरी क्या है, टॉर्ट है, क्राइम है या बोथ? यू आर राइट, बोथ। बैटरी बोथ है, क्राइम में भी आती है, टॉर्ट में भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और कुछ है क्या हमारे लिए यहाँ। नेक्स्ट पार्ट, हाँ न्यूसेंस है। न्यूसेंस क्या है? उपद्रव जो होता है वो टॉर्ट है, क्राइम है या बोथ? यस, न्यूसेंस जो है वो टॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते कुछ है क्या बचा, नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर listening to me and watching this video. And if you like this video, please do like, share and subscribe. और कुछ भी आपको लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।